स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर इसको पढ़ेंगे। ये क्लास 8 का चैप्टर है। इसके अंदर इसके पहले कि मैं इसको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूं, आपको बता देता हूं कि ये चैप्टर हम 2 पार्ट्स में लेके चलेंगे करके कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो हमने क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ा, वो जो हिस्ट्री थी वो एक ऐसी हिस्ट्री थी जिसको पढ़ने के बाद सारे बच्चे बोर हो जाया करते थे। बोलते थे क्या मुसीबत सिर में पड़ गई है सर, ये नहीं पढ़ी जाती, ये बड़ी बोरिंग है। क्यों होता था ऐसे? क्योंकि क्लास 6 और 7 की जितनी भी बुक्स हैं, पर्टिकुलरली हिस्ट्री की बुक्स को जितने भी हिस्टोरियंस ने लिखा है, वो हिस्टोरियंस को सिर्फ एक ही चीज पे उन्होंने जोर दिया था। वो जोर था उनका डेट के ऊपर और टाइम के ऊपर, कि हम लोग जितने भी हिस्टोरियंस थे वो लोग सिर्फ यही पढ़ा करते थे और पढ़ाया करते थे, हाँ जी, इस तारीख को एक आदमी राजा बना, इस तारीख को एक आदमी, कोई भी एक प्रिंस, एक खास डेट को किंग बन गया, एक खास डेट को उसकी शादी हो गई और एक खास डेट को उसने एक जंग लड़ी और उसके बाद वो बीच में मर भी गया बाद में। और हम इसी तरह से लेके चलते थे। ये पूरा का पूरा हम लोग इस पूरे को हम लोग यहाँ पर भी डेट, हर जगह पे हम लोग डेट ही डेट, इसका बनने का, इसका हर जगह पे हम लोग यही देखते थे कि हाँ जी, इस महीने, इस साल ये आदमी ने, यानी कि ये हुआ। इसीलिए बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते थे। और दूसरा ये था, ये सब गलतियां आती थी हिस्टोरियंस की तरफ से। मगर अब क्या है कि हिस्ट्री जो है आस्ते आस्ते इवॉल्व कर रही है। हिस्ट्री हैज इवॉल्व नाउ। जो हिस्ट्री है वो इवॉल्व कर रही है। अब जब हिस्ट्री इवॉल्व कर रही है यानी कि डेवलप कर रही है, तो अभी जो हिस्टोरियंस हैं वो लोग कहते हैं कि हमको डेट्स के ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कहा कि एक जो राजा था, ये एग्जांपल दे रहा हूं, एक जो राजा था, अगर ये राजा बना तो ये कोई एक खास डेट के ऊपर बन गया, मान लेते हैं, मगर राजा बना कैसे, ये किसी ने नहीं पढ़ाया। राजा बनने के बाद इस आदमी ने कितने अच्छे अच्छे काम किए या कितने बुरे काम किए, इसके बारे में भी ज्यादा डिटेल्स नहीं दी जाती। तो अब उन्होंने कहा कि हम इस तरह से हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि हिस्ट्री एक तो बन जाए इंटरेस्टिंग, दूसरा हमको पता चल सके कि उस दौरान जब वो राजा काम करता था या राजा अपनी गद्दी में बैठा होता था तो उसने क्या क्या काम किए। अब इसी बात को समझाने के लिए जितने भी हिस्टोरियंस थे उन सब ने एक बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि क्या हम सब लोगों ने चाय पी है? बिल्कुल पी है, हमने चाय पी है। तो क्या हम जितने भी इंडियंस हैं, हम लोग जब भी एक कप चाय पीते हैं तो क्या कभी हमने सोचा कि चाय पीना हमने कब शुरू की? क्या किसी को मालूम है कि चाय पीना हमने कब शुरू की? और चाय पीना सबसे पहले हमने कहां शुरू की? और चाय हमने कैसे पी? ये चीज, हाउ, व्हेन, वेयर, यही लेसन का नाम है। देखो, चाय पीनी हमने शुरू की कैसे, कब और कहां। क्या किसी ने भी ऐसा कभी सोचा? कभी ऐसा सोचा कि एक ट्रेन है, ट्रेन चलती है और सामान लेके जाती है, और ट्रेन सबसे पहले कहां पे शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई और क्यों शुरू हुई? और उसके पहले जब ट्रेन नहीं होती थी तो इतना ज्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेके कैसे जाते थे, और ट्रेन बनाने के पीछे मंशा क्या थी? ये सब चीजों के सवाल, और इसके आने से क्या क्या फायदे हुए, ये सब चीजें अब हिस्ट्री का पार्ट बन चुकी हैं। अब हम इतिहास में इसी को पढ़ते हैं, इतिहास, हिस्ट्री में हम लोग अब यही पढ़ते हैं। और इसके अंदर हम लोग यही देखते हैं कि किस तरह से हम लोग, और वेयर, अब ये सब चीजें हम लोग इसको पढ़ेंगे। मगर इसके पहले कि हम इसको पढ़ें तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि अभी अगर ये हम लोगों ने ये डेट्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने खत्म किया है। अब हम लोग डेट्स के ऊपर जितनी भी अभी जो हिस्ट्री आ रही हैं, अभी जो आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे, इन हिस्ट्री के अंदर हम लोग डेट्स के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते हैं कि किस साल किस महीने क्या हुआ,
इसके ऊपर हम लोग ज्यादा जोर नहीं दे रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, डेट्स पढ़ेंगे मगर बड़ी गिनी चुनी डेट्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे। अब वो कौन सी डेट्स होगी, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल आया था, ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल की बिगिनिंग अगर हम देखें तो हमारी जो बिगिनिंग है ब्रिटिश रूल की, कहां से शुरू होती है, वॉरेन हेस्टिंग्स से। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स आए थे, यहां से हमारी हिस्ट्री शुरू हुई। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वी कैन से। सो ये पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। यहां से हमारा ब्रिटिश रूल शुरू होता है और खत्म कहां पे होता है, खत्म होता है वाइस रॉय लॉर्ड माउंट बैटन से। ये पूरे स्पेलिंग लिखने में मैं आपको सब समझाने के लिए करता हूं। अब लॉर्ड माउंट बैटन से ये ब्रिटिश रूल आके खत्म होता है। पहले से शुरू हुआ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड फिनिश हुआ वाइसराय माउंट बैटन से। अब हम लोग हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ते हैं कि अगर देखें तो यहां से लेके गवर्नर जनरल, जो पहला गवर्नर जनरल आया, उसके बाद बहुत सारे गवर्नर जनरल्स आए और पूरा का पूरे पीरियड के अंदर हर गवर्नर जनरल ने कोई ना कोई काम किया। पहले हम क्या करते थे, हर गवर्नर जनरल की एक डेट को लेके बैठ जाते और बोलते हाँ जी इस साल ये आया, हम लोग उसकी डेट करते, और इस साल जो चला गया हम लोग उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे थे। अब हम क्या करते हैं, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या काम हमको अच्छा काम करके दिखाया हमारे हिंदुस्तान के लिए। हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और साथ में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिसियां या नीतियां वो लेके आए जिससे लोगों को मुश्किलें आई। ये चीज पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं और उनका रूल इंडिया में शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया वी कैन से। जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, अब इन्होंने कोशिश की कि क्यों ना हम जो इंडियन हिस्ट्री है उसको हम डिवाइड कर सकें अलग अलग हिस्सों में करके, कि उसको समझना बहुत आसान हो जाए। जब तक वो समझेंगे नहीं ब्रिटिशर्स जो इंडियन हिस्ट्री को अगर वो समझेंगे नहीं तो वो यहां पे रूल नहीं कर पाएंगे। अब इस काम के लिए उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कहा कि क्यों ना इसका हम जो इंडियन हिस्ट्री है इसको पीरियोडाइज कर दें। पीरियोडाइज का मतलब होता है हिस्से बना दें, चैप्टर्स बना दें एक किस्म से, जिसको हम कहते हैं। मगर चैप्टर नहीं है, पीरियड का समय। तो इसको उन्होंने क्या किया, इन्होंने समय के अंदर बांट दिया। अब ये समय कौन से थे, पीरियड्स कौन से थे, उन्होंने इसको 3 पीरियड्स के अंदर बांटा पूरी की पूरी हिस्ट्री को। अब ये जो हिस्ट्री थी ये उन्होंने डिवाइड कर दी, एक हिंदूज के अंदर, एक मुस्लिम्स के अंदर और एक ब्रिटिश के अंदर। अब ये जो हिंदू मैंने लिखा है बेसिकली इट वाज हिंदू रूल, ये मुस्लिम रूल और ये ब्रिटिश रूल। अब हिंदू रूल के अंदर डिवाइड कर दिया उन्होंने, मुस्लिम रूल के अंदर डिवाइड कर दिया और ब्रिटिश रूल को डिवाइड कर दिया। जिस आदमी ने, जो फॉरेनर था, जो अंग्रेज था, जो ब्रिटिशर था, जिसने ये चीज सबसे पहले की, उसका नाम था जेम्स मिल। याद रखना, इसका नाम था जेम्स मिल। और ये काम इसने जो किया था, ये किया था 1817 के अंदर। इसने अपनी एक बुक लिखी जिसकी 3 वॉल्यूम्स थी, 3 वॉल्यूम्स, और ये बहुत मोटी मोटी किताबें थी। इसके अंदर इसने पूरे के पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को 3 हिस्सों में डिवाइड करके छोड़ दिया। और इसने हमको बोला कि हिंदू रूल के अंदर वो समय है, वो पीरियड है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ हिंदू राजाओं के बारे में, कि जब वो आए थे, जब वो यहाँ पर हिंदुस्तान में रूल करते थे, राज्य करते थे, तो वो लोग क्या क्या काम करते थे।
उसने ये चीज बताने की कोशिश की, और ये उसने ऐसा इसलिए किया करके कि वो हिंदू रूल को समझ सके कि हिंदू राजा चाहते क्या थे। फिर उसने मुस्लिम रूल, क्योंकि मुस्लिम्स के जितने भी लॉज हैं वो सब हिंदुओं से अलग हैं, तो उसने एक किया मुस्लिम रूल कि जब यहाँ पे मुगल वगैरह आ गए, यहाँ पे जब स्लेव डायनेस्टी आई, गुलामों का राज्य हुआ, तो स्लेव डायनेस्टी को बोला जाता है, तो उन्होंने क्या क्या तब्दीलियां हमारे हिंदुस्तान में लेके आए। जब हिंदू रूल थे तो हमारे यहाँ के महल वगैरह एक अलग ढंग से बनते थे, और जब मुस्लिम रूल आए तो यहाँ पे नकाशियां वगैरह, महलों के अंदर पेंटिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई, और कपड़ों के अंदर फैशन भी अलग अलग आए, कढ़ाई, जितनी भी सिलाई कढ़ाई थी सब चेंज हुई, और हिंदू रूल के अंदर एक अलग ढंग से हुआ करता था। जब ब्रिटिश रूल आए तो हमारा पहनावा चेंज हुआ, हमारे तौर तरीके चेंज हुए। इन सब चीजों को स्टडी किया गया एक अलग अलग नजरिए के साथ, और इस नजरिए को जो बोला गया, जो इस जेम्स मिल ने किया अपनी बुक के अंदर, इसके अंदर इसने बोला एक हिंदू रूल है, एक मुस्लिम रूल है, और एक है ब्रिटिश रूल। और जो इसने ये 3 वॉल्यूम बुक लिखी थी, इसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यह है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये 3 पार्ट की बुक है, 3 वॉल्यूम्स की बुक है, और इतनी मोटी मोटी बुकें हैं कि इनको देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद ही पता लगता है कि पूरा हिंदुस्तान उस समय पे कैसे चला करता था। और जब जेम्स मिल ने इसको ऐसे किया, तो उसने जो चीज, सबसे अहम चीज, क्योंकि इसने ये किताब लिखी, किताब से पता लगा कि भाई पूरे का पूरा हिंदुस्तान का इतिहास हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो अब इसने जो सबसे अहम चीज जो देखी, उसने क्या देखा, उसने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर ना एक ये चल रहा है, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्टिज्म, ये चल रहा है, कास्टिज्म चल रहा है, और उसने देखा सुपरस्टिशंस, प्रैक्टिसेस। इसने ये चीज देखी कि एक तो हम लोग पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो हिंदू रूल के अंदर, जो हिंदुस्तान है पूरा का पूरा जो है इस चीजों, इन 3 चीजों में डिवाइड करके बैठा हुआ है। रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये वर्ड का मतलब ये है, रिलीजियस होता है धर्म, इंटॉलरेंस होता है बर्दाश्त ना कर पाना। अब जब जेम्स हिल ने हिंदुस्तान के अंदर ये आया, इसने देखा कि जितने हिंदुस्तान के अंदर एक धर्म नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत सारे धर्म है, सबके अपने अपने भगवान है, और कोई भी अपने भगवान को किसी दूसरे से छोटा समझता नहीं है। और थोड़ा सा भी अगर इनके धर्म के अंदर कोई व्यक्ति इंटरफेयर करे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत था। फिर उन्होंने देखा कास्टिज्म, इन्होंने देखा कि पूरे का पूरा हिंदुस्तानी समाज अलग अलग जातियों में डिवाइड हुआ पड़ा है। अब ये क्या था, हिंदुस्तानी जो समाज था, सोसाइटी थी, ये जो डिवाइड हुई है, ये कुछ इस तरह से डिवाइड हुई थी। सबसे ऊपर क्या थे, ब्राह्मण्स थे, सबसे ऊपर ब्राह्मण्स, उसके नीचे आगे क्षत्रियास, उसके नीचे आ गया वैश्य, उसके नीचे आ गए शूद्रास। अब उन्होंने देखा कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन थे, जो मंदिरों के अंदर पूजा पाठ करते थे, जो विद्या वगैरह किया, लोगों को विद्या की जानकारी दिया करते थे, किताबों को पढ़ना कैसे है, ये सब चीजें इनका काम था। क्षत्रिय थे जिनका काम था कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, जंग लड़ना, और दूसरे काम करना, यानी कि साहूकार वगैरह जितने भी थे वो यहीं से निकले। फिर आगे वैश्य, इनका काम था कि ये इन दोनों जातियों की सेवा करते थे, कि जो राजा थे या जो अमीर लोग थे, जो ठाकुर वगैरह थे, उनको, यानी कि जो उनके घरों में नौकर चाकरी करते थे, वो वैश्य थे। फिर आते थे शूद्रास, शूद्रास वो थे जिनको कि ये समझा जाता था जैसे कि आप लोग लगा लो कुम्हार, यानी कि जो मटके का काम करता है, जो मटके वगैरह बनाता है, या मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो लोग शूद्रास वगैरह आते थे। इन लोगों को घरों के अंदर इंटर करना तक मना था, यहां तक था कि इन लोगों को गांव के बाहर ही रखने के लिए, रहने के लिए इजाजत दी गई थी। इसके अंदर सफाई कर्मचारी भी आते थे, और भी बड़ी किस्म के जाति के लोग आते थे, जितनी भी छोटी जातियां थी जिनको कि
आप लोग कह सकते हैं दलित, जितने भी दलित लोग थे सब इसी में आते थे। इन लोगों को ये कहा जाता था कि अगर आपने गांव के अंदर आना है तो आप लोग रात को ही आएंगे या फिर आप दोपहर को आओगे, जब धूप जो है आपके सिर पे पड़ेगी, करके आपकी परछाई भी किसी पे ना पड़े, कि अगर इनकी परछाई भी किसी पे शूद्रास की पड़ जाती तो उन लोगों को जाके नहाना पड़ता और शूद्रास को बहुत कठिन और कठोर सजा दी जाती। तो इन्होंने ये देखा, जेम्स मिल ने, कि हिंदुस्तानी समाज एक धर्म के ऊपर लड़ने को तैयार है, कास्टिज्म के ऊपर है। फिर उसने एक और चीज देखी, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस। उसने देखा यहां पे तो वहम नाम की चीज भी बड़ी जबरदस्त है। किसी ने छींक मार दी, बाहर नहीं जाना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो भैया खड़े हो जाओ जब तक दूसरा आदमी वहां से नहीं निकलेगा, और बिल्ली अगर काली हो तो भैया घर ही बैठ जाओ, बाहर नहीं जाना। और कोई सफेद कपड़े पहन के बाहर से सामने से आप जा रहे हो आ गया तो खड़े हो जाना। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कहते हैं सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस यहाँ पे हिंदुस्तान में फैली हुई थी। किसी ने अगर रास्ते में आप जा रहे हो, कोई माँ के दाने आपको नजर आ गए तो भैया खड़े हो जाओ, आज आज तो पक्का आपकी मौत है। और कहीं उसके ऊपर हल्दी भी डाली हुई है तो भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब तो समझ लो कि आपका जिंदा बचना बड़ा मुश्किल है, भगवान बचाइए अब आपको। आप पंडित के पास पहुंच जाओगे और जब तक पंडित आपको नहीं करेगा तब तक आप बच नहीं सकते। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें थी। जेम्स मिल ने इन सब चीजों को देखा और उसने एक निष्कर्ष निकाला, एक निचोड़ निकाला। वो निचोड़ क्या था अब बताएंगे आपको। अब निचोड़ क्या था? निचोड़ ये था, उसने कहा कि जो इंडियन सोसाइटी है या फिर जो इंडिया है या जो इंडियन पीपल हैं, जितने भी हैं, ये सारे के सारे ना लो सिविलाइजेशन है। दे आर ऑफ लो सिविलाइजेशन, दे आर अनकल्चर्ड। और इनको ना तौर तरीका नहीं है, क्योंकि ये धोती पहन के घूमते हैं, आधा शरीर नंगा रखते हैं, ऊपर उन्होंने कुछ पहना नहीं होता, नीचे धोती लटकाई होती है, तो चल रहे होते हैं। तो ये सब चीजें इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा दे आर अनकल्चर्ड एज कंपेयर टू ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स को मालूम है कैसे उठना है, कैसे तौर तरीके से बात करनी है। तो अब इन लोगों ने फैसला किया, जेम्स मिल ने कहा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो इंडियन समाज है इन लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाएं करके, कि ये सब लोग क्या हो, कल्चर्ड बन सकें और वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को सीख सके। अब इन लोगों ने ये सब करने की कोशिश की। अब इसके लिए जेम्स मिल ने क्या बोला कि इंडिया के अंदर क्या करना चाहिए कि जितने भी इंडियंस हैं इन सबको इंग्लिश एजुकेशन की जरूरत है। अब इस बात को उसने तर्क इसलिए दिया कि इंग्लिश एजुकेशन जो है, कि हमारे जो इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस होंगे, जितने भी स्कूल कॉलेज होंगे जहां पे इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, वहां पे आने का एक समय होगा और जाने का एक समय होगा। मगर जो पहले समय था, जो इंडियन का सिस्टम है, वहां पे ब्राह्मण एक पढ़ाता है और एक ही आदमी सारे सब्जेक्ट पढ़ा के फ्री हो जाता है, और उनको कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है। एग्जाम सिर्फ वही आदमी अपने हिसाब से समझेगा कि हाँ इस बच्चे को अगली कक्षा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और कितने साल पढ़ाना है वो भी यही सोचेगा। कोई इम्तिहान वगैरह नहीं होते थे। और दूसरी बात ये थी कि जो बच्चे थे वो जब घरों में काम नहीं होता था तभी पढ़ने जाते थे। अगर खेतों में बुआई का काम हो या फिर टाइम आ जाए खेतों में फसल को काटने का या फसल को लगाने का, तो उस टाइम पे वो पढ़ने जाते नहीं थे। और हर बच्चे, चाहे वो 4 साल से पढ़ रहा है या 5 साल से पढ़ रहा है, वो एक साथ बैठ के पढ़ते थे। तो जेम्स मिल ने कहा इससे पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से आती नहीं है, हमको इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और अब जेम्स मिल ने यह बात भी कही कि हम लोगों को, इंडियंस को ना, जो जितना भी लॉ है यानी कि जो कानून है, कानून की जानकारी दी जानी चाहिए। और साथ साथ में इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने ये कहा कि जितने भी हम लोग हैं, इंडियंस हैं, इन सबको इंग्लिश या यूरोपियन जो मैनरिज्म है ये भी सिखाना इंडियंस को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इन्होंने ये बात कही। अब जेम्स मिल ने एक और काम किया जो बड़ा अच्छा था। जेम्स मिल ने कहा कि अगर इंडिया के अंदर हमको रहना है तो हमको एक इंडिया का मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इस काम के लिए, उस टाइम पे इंडिया तो था नहीं, उस टाइम पे हिंदुस्तान हुआ करता था। तो अब जेम्स मिल ने क्या किया, जेम्स मिल ने एक व्यक्ति था जिसका नाम था रेनेल।
जिसको हम कह सकते हैं जेम्स रैनल, वो जेम्स रैनल था। जेम्स रैनल की ड्यूटी लगाई कि वो क्या करे कि एक मैप ड्रॉ करे हिंदुस्तान का, और ये ड्यूटी उसने लगाई इस आदमी की, जेम्स रैनल। अब जो जेम्स रैनल था, इसने जब हिंदुस्तान का जो नक्शा ड्रॉ करने की कोशिश की, तो हर व्यक्ति ना अपने हिसाब से नक्शा बनाता है कि वो समझता है, अगर मैं बोलूं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हिंदुस्तानी कोई नक्शा बनाता तो हिंदुस्तान के बारे में सोच के बनाता। अब जेम्स मिल क्योंकि एक यूरोप का था, ब्रिटिशर था, तो इसने जितना भी नक्शा बनाया इसने अपने हिसाब से बनाया और अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन, इनको अपना सरकार चलाने के लिए किन किन क्षेत्रों के ऊपर आसानी होगी और कहां कहां पे इनका कंट्रोल होना चाहिए। इन सब चीजों को देखकर इसने मैप बनाने की कोशिश की। मगर जेम्स मिल ने एक काम बहुत अच्छा किया। इसने क्या किया, उस समय के जितने भी शास्त्रार्थ थे, जो हमारी धार्मिक किताबें थी, उनको स्टडी करके इसने देखा कि हमारा जो कानून था, हमारा जो राज्य था, जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से जहां जहां हमारा धर्म फैला हुआ था, वो वहां वहां पर कहां पर फैला हुआ था, और हम वहां वहां तक उसने वैसा नक्शा बनाया। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब क्या है, यहां से थोड़ा सा हम जाएंगे आज के दौर के अंदर। जो आज है, आज हम लोग जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री को हम ऐसे पढ़ते हैं, एक है एंशियंट, एक एंशियंट हिस्ट्री है, एक मेडिवियल मेडिवियल हिस्ट्री है, और एक हमारे पास है मॉडर्न, एक हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री है। हमारे पास ये तीन किस्म की हिस्ट्री हमारे पास चलती है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या है, हम लोग स्टडी करते हैं आर्ट को, साइंस को और टेक्नोलॉजी को। ये सब चीजों को हम मॉडर्न हिस्ट्री में लेके चलते हैं। और इसके अंदर और भी बड़ा कुछ आता है, इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जहां से यानी कि ब्रिटिश रूल खत्म होता है, उसके बाद हम पूरा का पूरा लेके चलते हैं, और इसको हम कंपेयर करते हैं कि इंडिया का रिलेशन किस किस के साथ है, या बाकी कंट्रीज का रिलेशन इंडिया के साथ कैसे कैसे है। वो सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। खैर, ये यहां तक खत्म होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री एक इस तरह से भी होती है। मैंने सिर्फ इतना ही बताना था। ये हमारा पार्ट 1 है, और पार्ट 2 हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।